अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज़ादी से पहले मेरे अंकल हिंदुस्तान में थे। वहाँ उनका अच्छा खासा कारोबार था। उन्होंने जब मुझे कारोबार में शामिल होने को कहा तो ये बात अच्छी तरह साफ कर दी थी कि अब मुझे कम से कम 3 साल यहाँ गुजारने होंगे ताकि मैं इस अरसे में बिजनेस की ऊंच नीच अच्छी तरह जान जाऊं। इसके बाद ये मेरी मर्जी पर होगा कि अगर मैं चाहूँ तो इंग्लैंड वापस आ सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ मुझे जो छूट दी गई थी उनमें से एक ये भी थी कि जैसे सारा कंट्रोल मेरे हाथ में होगा, लेकिन इन 3 सालों के दौरान 1/3 मुनाफा मुझे उन्हें घर बैठे देना पड़ेगा। 3 साल की मुद्दत ख़त्म होने के बाद मरते वक्त तक वो आधा हिस्सा वसूल करते रहेंगे। चचा क्योंकि बे औलाद थे और उनकी बीवी भी बहुत पहले ख़त्म हो गई थी, इसलिए उनकी मौत के बाद उनकी सारी जायदाद का इकलौता मालिक मैं ही था। मैंने फ़ौरन हाँ कर दी और हिंदुस्तान चला आया। जिस दिन मैं हिंदुस्तान चचा के पास पहुंचा, उस दिन उनकी 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। मैंने उनका कारोबार ज्वाइन कर लिया और खूब दिल लगाकर काम करने लगा। 3 साल में मैं बिजनेस वाली ज़िंदगी में रच बस गया तो उन्होंने 3 साल बाद इंग्लैंड जाने का ऐलान कर दिया और इंग्लैंड चले गए। जब वो गए तो कारोबार काफ़ी ऊंचाइयों पर था। चचा लगभग 80,000 पाउंड की रकम अपने साथ लेकर गए। ये समझ लीजिए कि मुनाफे की आधी रकम चली गई। इसके बाद मैंने अपना वादा निभाया और उन्हें 3,000 पाउंड सालाना भेजता रहा। उन्होंने अपनी उम्र के पूरे 25 साल हिंदुस्तान में गुजारे थे। आखिर इसका कुछ सिला तो उन्हें मिलना ही चाहिए था। वो अभी काफ़ी मजबूत थे। बुढ़ापे की हद में कदम रखने के बावजूद ऐसा लगता था जैसे अभी वो इतने बरस और जिएंगे। वो काफ़ी फिट थे। उनका इरादा इंग्लैंड में कुछ जायदाद खरीदने का था। उन्हें इंग्लैंड के उस हिस्से से बड़ा लगाव था जहां उनका बचपन गुजरा था। अब आखिरी वक्त भी वो वहां ही गुजारना चाहते थे। मुझे उनकी इस ख्वाहिश का बहुत ख्याल था। उनके जाने के थोड़े ही दिनों बाद मुझे उनका ख़त मिला जिसमें लिखा था कि उन्होंने एक बेहतरीन मगर बहुत पुराना मकान ख़रीद लिया है। वैसे अभी उसकी अच्छी खासी मरम्मत करानी पड़ेगी। ये मकान सोमरसेट के आसपास के इलाके में माइनहेड से कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं है। इस पुराने मकान की ख़रीदो फ़रोख्त 97 साल के सर जॉन हेनरी के मरने के बाद हुई। वो बैरन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और उनके बाप सर मिकाइल बैरन ख़ानदान के एक अहम मेंबर थे। मेरे चचा ने सर जॉन की ज़िंदगी में ही इस मकान का सौदा कर लिया था। इस तरह की न सिर्फ मकान बल्कि मकान में मौजूद हर चीज़ जैसे किताबें, फर्नीचर, कालीन, दरियाँ, कपड़े, बिस्तर, किचन का सामान और बाकी चीज़ों के भी वो मालिक हो गए थे। मैं तो कारोबार में ही फंसा रहा। चचा अब शांति से ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो कभी कभार मुझे ख़त भेजा करते थे, वो भी उस वक्त जब ख़त लिखना ज़रूरी हो जाता और उन्हें मुझे कोई ख़ास बात बतानी होती। मुझे कुछ अरसे बाद चचा का दूसरा ख़त मिला। वो बहुत खुश थे क्योंकि लाइब्रेरी होने की वजह से उनकी सारी मुश्किलें खुशियों में बदल गई थीं, क्योंकि वो हमेशा से पढ़ने लिखने के शौकीन रहे थे। ख़ास तौर पर वो अंग्रेज़ी हिस्ट्री का कीड़ा थे। उन्होंने एक जगह लिखा था, यहाँ किताबें और डॉक्यूमेंट्स के कीमती ख़जाने मौजूद हैं। अगर मैंने सर जॉन जैसी लंबी ज़िंदगी पाई तो मैं ज़रूर कुछ कर गुज़रूँगा। चचा अपने हर ख़त में मकान का ज़िक्र ज़रूर करते। जैसे कभी लिखते, मैंने मकान की फ़लाँ जगह मरम्मत कराई है, या अब तो अंदर बाहर सारी ज़रूरी मरम्मत हो चुकी है। मैं धब्बों से तंग आ चुका हूँ, इसलिए सारे के सारा प्लस्तर करा दिया है। वाह, अगर तुम देखोगे तो बहुत खुश होगे। मकान को अरसे बाद नई ज़िंदगी मिली है, वगैरह वगैरह। फिर वो ख़त लिखते रहे। ख़तों में 1640 के शुरुआत से लेकर हर किस्म की बात दर्ज की जाती, ज़रूरी और गैर ज़रूरी, अकल को हैरान कर देने वाली घटनाएं लिखी जाती।
ऐसी घटनाएं जिनका कोई सर पैर नहीं होता, कभी किसी अनोखी किताब का जिक्र होता। इन बातों के अलावा कभी कभी उनके ख़तों में उनकी ज़िंदगी की झलक भी दिखाई देती। उन्होंने मुझे अपने पुराने नौकर और उसकी बीवी के बारे में भी लिखा था। वो दोनों बहुत अरसे तक हिंदुस्तान में चचा के साथ रह चुके थे और अब भी उनके साथ ही रह रहे थे। उन्होंने कभी अपने पुराने मालिक की खिदमत से जी नहीं चुराया। वो दोनों चचा की खिदमत में, वो दोनों चचा की सेवा में हमेशा खड़े रहते और चचा को किसी बात की तकलीफ़ नहीं होने देते। वो वाकई अच्छे सेवक थे और कभी उन्होंने चचा को परेशान नहीं किया। एक बार चचा ने लिखा कि मैंने जंग लगी चीज़ें, गर्म कंबलों, कालीनों और दरियों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया है। 5 नवंबर की एक शाम को मैंने उन्हें बड़े एहतमाम से जला दिया और उनकी राख बहा दी है। वैसे मुझे उनसे कोई तकलीफ़ नहीं होती थी, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर था। यूँ तो हर महीने उनका ख़त आ जाना रूटीन बन गया था। कई दफ़ा तो महीने में 2-2 ख़त भी मिल जाया करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने कमाल कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। पूरे 1 साल बाद उन्होंने ख़त भेजा था और लिखा भी कुछ नहीं, ज़रा सी बात लिखी थी। पतंगे पतंगे बड़े भयानक और खौफनाक बनते जा रहे हैं। अब तो बड़ी तकलीफ़ का सामना है। समझ नहीं आता कि इनका या अपना क्या हश्र करूं। बस इतनी छोटी सी लिखावट पर मैं झिंझला गया। ये कोई दुख है? दरअसल ये मेरी भूल थी। मैंने उसे मामूली बात समझकर नज़रअंदाज कर दिया और इस पर कोई नोटिस नहीं लिया। चचा की वो लिखावट सच में खतरे का पहला सिग्नल थी, जिसे मैं नहीं समझ सका। काश मैं उस पर ध्यान देता और सच्चाई जानने की कोशिश करता। उस ख़त के बाद जल्द ही मुझे दूसरा ख़त मिला। उसमें ज़रा डिटेल से इस बात का जिक्र किया गया था। लिखा था, उफ़, ये पतंगे तो मेरे लिए अज़ाब बनते जा रहे हैं। मेरा ख्याल था कि वो दरियों के साथ जल भुन गए होंगे, लेकिन पिछले हफ्ते ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि उन्होंने लगभग सारा वार्डरोब चाट लिया था। आखिर इन कमबख्तों की वजह से दूसरा नया वार्डरोब ख़रीदना पड़ा। खुशकिस्मती से मुझे एक केमिस्ट मिल गया है, जिसने एक पाउडर देने का वादा किया है, जिसके इस्तेमाल के बाद घर में एक पतंगा भी नहीं रहेगा। खुदा करे ऐसा ही हो और मेरी जान छूटे। इस ख़त के पढ़ने के बाद मुझे चचा की असल परेशानी का पता चला। दरअसल चचा को बेकार चीज़ों से सख्त नफ़रत थी। उनकी मौजूदगी में वो चिड़चिड़े हो जाया करते थे। ज़ाती तौर पर वो बड़े सादा तबीयत के आदमी थे, लेकिन नफासत में उनका कोई सानी नहीं था। उनका हमेशा से यही तरीका रहा था। बाद के ख़तों में उन्होंने डिटेल से लिखा था कि उन्होंने केमिस्ट के दिए गए पाउडर का इस्तेमाल किस तरह किया है। घर के कोने कोने, हर चीज़, यहाँ तक कि किताबों की अलमारी तक में वो पाउडर छिड़का जा चुका है। दवा तो कामयाब और असरदार दिखाई दे रही है। अगर मिस्टर जॉन ने हमें धोखा ना दिया तो शायद मैं कहूँ कि हमारा मकान अब पतंगा प्रूफ हो गया है। अगले 12 महीने तक जो ख़त मिलते रहे, उनमें चचा की तबीयत शांत महसूस होती रही। शायद अब पतंगों से उन्हें कोई शिकायत नहीं रही थी। मैंने सोचा, दिल के इत्मीनान के लिए ये बात ज़रूरी थी। मैं अपनी जगह पर बेफिक्र हो गया था कि अचानक उनका एक ख़त मिला। उसमें लिखावट कुछ अलग थी। लिखा था, रात को जब मैं लेटता हूँ तो मेरे पाँव की अजीब सी हालत हो जाती है, जिसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मैंने सोचा शायद ये हालत थकान और कमज़ोरी की वजह से हो, मगर मुझे ऐसी कमज़ोरी की भी कभी शिकायत नहीं रही। मैं क्या बताऊं क्या हालत होती है। एड़ी और तलवों से लेकर सारी टांगों में सनसनी पैदा होने लगती है। फिर ऐसा महसूस होता है जैसे अनगिनत चींटियां रेंग रही हों। जो ही मैं होशियार होता हूँ कि देखूं क्या चीज़ है, वो हालत अचानक ख़त्म हो जाती है और जैसे ही इस बात से ध्यान हटता है, फिर दोबारा वही हालत होने लगती है। बड़ी मुश्किल से कुछ मिनट के लिए सो सकता हूँ। अभी मैं इस ख़त के बारे में सोच ही रहा था
کہ دوسرا خط آ پہنچا۔ اس میں بھی ایسی ہی گھٹنائیں لکھی ہوئی تھیں۔ چچا اب بہت پریشان تھے۔ جو حالت رات کے وقت میں ہوتی تھی وہ اب دن کو بھی ہونے لگی تھی۔ ان کی ٹانگیں دن بدن سوکھتی جا رہی تھیں۔ کھال کے اندر کا گوشت جیسے غائب ہو رہا تھا، اور جگہ جگہ ٹانگوں پر ننھے ننھے سے چھید تھے، بالکل چیچک کے داغوں کی طرح۔ خط میں آگے اور لکھا تھا، اپنی زندگی میں آج پہلی بار میں خود کو بیمار سمجھ رہا ہوں۔ لوگ اب بنا جھجکے میرے سامنے کسی بیماری کا ذکر کرتے ہیں اور مجھ غریب سے کسی بھیانک بیماری کو جوڑ دیتے ہیں اور پھر اس پر ڈسکشن کیا کرتے ہیں۔ یہ ذکر تو آج کا ہے، یہ بات تو آج کی ہے، مگر آج سے 25 سال پہلے بھلا کسی کی یہ ہمت تھی کہ ایک لفظ بھی منہ سے نکال سکے؟ میرے دل دماغ میں تو وہ ہندوستانی باتیں رچ بس گئی ہیں۔ کل ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا، وہ دیر تک مجھے دیکھتا رہا۔ نہ جانے وہ کون سی چیز تھی جو وہ مجھ میں تلاش کر رہا تھا، گنوار جاہل کہیں کا۔ وہ شاید مجھے بیوقوف بنانے پر تلا ہوا تھا۔ اسے اچھے برے کی تمیز نہیں تھی۔ کہنے لگا، معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی چیز اندر ہی اندر آپ کو کھا رہی ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ ارے بھائی، میں تو اس آدمی کو ڈاکٹر ہی نہیں سمجھتا جو اپنے مریض سے الٹا سیدھا سوال کرے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے سوال کیا اور کچھ اس طرح سے کیا جیسے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور وہ مریض۔ اس نے کئی بار میری زبان چیک کی، پھر کچھ سوچتا رہا۔ کچھ منٹ سوچنے کے بعد اس نے اس طرح کہا جیسے کوئی نئی بات پتہ کی ہو، اوہ، آپ کو تو کوئی خفیہ قسم کی بیماری ہوئی ہے۔ یقین ماننا، اس خلاصے کے بعد میری کیا حالت ہوئی ہوگی۔ میں نے اسے گھر سے چلے جانے کو کہا اور اسے صاف صاف لفظوں میں بتا دیا کہ اگر آئندہ اس نے کبھی میرے گھر میں قدم رکھا یا میرے معاملے میں دخل اندازی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور میں اسے ضرور گولی مار دوں گا۔ ڈاکٹر نے بھلائی جانی اور چلا گیا۔ ان دنوں میرے پاس صرف میرا نوکر ٹام موجود ہے۔ اس کی بیوی بھی اب جا چکی ہے۔ اسے وہم ہو گیا تھا کہ کہیں میری بیماری اسے نہ لگ جائے۔ میں نے اپنا بستر لائبریری میں بچھا لیا ہے۔ اب میں زیادہ وقت وہاں ہی گزارتا ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میرا اصل مرض اگر خطرناک نہیں ہے تو میں کچھ دنوں میں بھلا چنگا ہو جاؤں گا۔ اس خط کے پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ چچا اپنے ڈاکٹر خود ہیں۔ ضرور کسی ڈاکٹر کو نہیں بلوایا گیا ہوگا، اسی لیے وہ بستر سے لگ کر رہ گئے۔ سوائے ٹام کے اور کوئی ان کا دیکھنے والا اور حال پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ مجھے ڈر تھا کہ ڈاکٹر کے کہے انوسار اگر خدا نخواستہ ان کا مرض خطرناک ہی تھا تو ضرور اب ان کا سارا بدن ہی اس بیماری کے اثر میں ہوگا۔ میرے دل میں عجیب و غریب وحشت بھرے خیال کروٹیں لینے لگے۔ خدا نہ کرے ان کو کچھ ہو گیا تو۔ میں نے جلد سے جلد انگلینڈ جانے کی ٹھان لی۔ انگلینڈ روانہ ہونے سے پہلے مجھے ایک خط اور ملا، اور یہ چچا کا آخری خط تھا، کیونکہ اس کے بعد مجھے چچا کا کوئی دوسرا خط نہیں ملا۔ ویسے میں خود ہی انگلینڈ پہنچ گیا۔ چچا کا خط بہت ہی چھوٹا سا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا، یہ میرا آخری خط ہے، شاید اس کے بعد میں تمہیں کوئی اور خط نہ لکھ سکوں۔ ٹام پر بیماری کا حملہ ہو چکا ہے۔ کل شام تک بیچارہ بھلا چنگا تھا۔ رات کے پچھلے پہر اس رہسیمئی بیماری نے اس پر حملہ کیا۔ صبح ہوتے ہوتے اس بیچارے کی زبان ایک موٹے سے تھوک کی شکل میں بدل چکی تھی۔ جب وہ بدحواس اور ڈرا میرے کمرے میں آیا تو اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود وہ کچھ نہیں کہہ سکا، اور کچھ اشاروں میں اس نے مجھ سے کہا جسے میں نہیں سمجھ سکا۔ نہ جانے بیچارے کو بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا تھا، خدا اس پر رحم کرے۔ میں نے فوراً انگلینڈ پہنچنے کا فیصلہ کر لیا اور جلدی اپنی تیاری پوری کی۔ خیر، تھوڑے دنوں کے بعد میں چچا کے عالیشان مکان کے مین دروازے پر کھڑا دستک دے رہا تھا۔ بوڑھے ٹام نے دروازہ کھولا
तो उसे जिंदा सलामत देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अरे भाई, तुम कैसे हो? चचा की तबीयत कैसी है? मैंने बेताबी से पूछा। टॉम खामोश रहा, जैसे वो गूंगा हो। मैं ये भूल चुका था कि उसकी ज़बान पर रहस्यमयी बीमारी का हमला हो चुका है। बेवकूफ़ों की तरह उसने अपना भारी भरकम सर हिलाया। खुदा जाने हाँ में या ना में। वो देर तक मुझे घूरता रहा, फिर अचानक उसने मुंह खोला। उफ मेरे खुदा! मैं डर और दहशत से कांपने लगा। उसके मुंह में तो ज़बान ही नहीं थी। उसका मुंह एक गुफा की तरह था और उसके मुंह में किसी किस्म के जख्म का भी नामो निशान नहीं था। ऐसा मालूम होता था जैसे उसकी ज़बान थी ही नहीं। चचा यहाँ हैं? मैंने दूसरा सवाल किया। जवाब में उसने कंधे उचकाए। उसके चेहरे पर मायूसी के गहरे साए से फैल गए। मुझे ऐसे मालूम हुआ जैसे उसकी कटोरा जैसी बड़ी बड़ी आँखें गड्ढों के अंदर धंस गई हों। वो लड़खड़ाते हुए अंदाज में अंदर की तरफ चला तो मैं उसके पीछे पीछे हो लिया। उसने चचा की लाइब्रेरी तक मुझे रास्ता दिखाया और मुझे वहाँ छोड़कर गैलरी में चला गया। वहाँ के माहौल पर मौत जैसा सन्नाटा छाया था। हर तरफ गंदगी के ढेर थे। सारे मकान पर ही रहस्यमयी भयानक खोल चढ़ा हुआ था। मेरा दिल अनजाने डर से लरजने लगा। मैंने काफ़ी हिचकिचाहट महसूस की और फिर किसी अनदेखी ताकत के असर में मैंने दरवाज़ा खोल दिया। कमरे में अच्छा खासा अंधेरा था। उसमें ज़िंदगी के कोई आसार नहीं थे। मैंने गौर से देखा। दीवारों के साथ कतार दर कतार अलमारियों के अंदर धूल में अटी हुई किताबें ठुसी हुई थीं। अलबत्ता कालीन और दरियाँ मोटी मालूम हो रही थीं। पर्दे भारी और कीमती थे जो खिड़कियों और दरवाज़ों पर पड़े हुए थे। वहीं कमरे के बीच में एक बिस्तर मौजूद था। एक हल्की पीली जैसी रोशनी बिस्तर पर पड़ रही थी। ये रोशनी शायद किसी झरी से आ रही थी। मैंने बिस्तर को बड़े गौर से देखा। वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मैं बिस्तर के बहुत करीब चला गया। इस भयानक मौत के सन्नाटे में मैंने सोचा, आखिर मेरे चचा कहाँ चले गए? ये आखिर उन्हीं का तो बिस्तर है। तभी मेरी नज़रों ने चचा को पा लिया। खौफ और हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर चचा को क्या हो गया था? उनका होना ना होना बराबर था। बिस्तर में दो आंखें इधर उधर हिल डुल रही थीं, जो मुझे बेतहाशा घूरे जा रही थीं। शायद किसी को यकीन ना आए, लेकिन मैं सही सही बताऊंगा। चचा के जिस्म में शायद कोई चीज़ बाकी नहीं थी। न चेहरा, न होठ, न कान, न पेशानी और न ही अबरू यानी भवें। उफ खुदाया, वहाँ तो आँखों के घेरे तक गायब हो चुके थे। मेरी नज़रों के सामने बिस्तर में हरकत कर रही थीं और वो थीं चचा की आँखें, जो बराबर मुझे घूरे जा रही थी। एक हल्की सी कंपन बिस्तर में भी पैदा हो रही थी। मैंने डरते डरते चचा के ऊपर पड़ी हुई चादर उठाकर एक तरफ फेंक दी। मैंने वहाँ क्या देखा, शायद मेरे अल्फाज सही एक्सप्लेनेशन न कर सके। अगर वो आपको बता ही दूँ तो शायद आप उस पर यकीन न करें। यह सच है कि मुझे खुद देखने के बावजूद यकीन नहीं आया। मैंने कई बार अपनी आंखें मली। क्या मैं किसी जादुई जगह पर तो नहीं आ गया? ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में पैदा हुआ, मगर हर बार चचा को इस अजीबोगरीब हालत में देखकर डर से मैं लरज़ गया। बिस्तर में एक ढांचा पड़ा हुआ था। सफ़ेद जैसा ढांचा मालूम हो रहा था, जैसे गोश्त पोश्त पर सफ़ेदी की तहें चढ़ा दी गई हों। कुछ देर के बाद एक अजीबोगरीब बदलाव महसूस हुआ। उनकी आंखें जो अभी तक हरकत कर रही थीं, एकदम अचानक जम सी गईं। इसके साथ ही चचा की दरी के नीचे से हज़ारों लाखों पतंगों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। वो पतंगे अपने आकार में कई गुना बड़े थे। कुछ देर तक यही हालत रही, फिर न जाने वो पतंगे कहाँ गायब हो गए। अब कमरे में सिर्फ मैं रह गया था और चचा के बिस्तर पर
ان کی سفید راکھ پڑی ہوئی تھی۔ مجھ سے یہ بھیانک منظر نہیں دیکھا گیا۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ ہے اوپر والے، چچا پر اپنا رحم کرنا، میرے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا نکلی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں